स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 20th पोटैटो वाला क्वेश्चन है। यही इसी का थोड़ा सा वेरिएशन फ्लैग्स के साथ आपके एग्जाम्पलर में दिया हुआ है। मैं आपको क्वेश्चन भी बता दूंगी, तो आपको वो भी ट्राई कर लेना है, क्योंकि इसमें जो वेरिएशन आ सकती है वो उसी की होगी, राइट। देयर आर सम क्वेश्चंस इन योर स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स इन योर एग्जाम्पलर, तो एग्जाम्पलर इसका साथ साथ कर लेना, राइट। चलो नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है, in a potato race a bucket is placed at the starting point। तो यहाँ पर एक बकेट प्लेस की गई है, पिक्चर में भी देखोगे उसमें डिफाइन सा किया हुआ है। ये बकेट हमारी प्लेस की हुई है। नाउ पोटैटोज आर प्लेस्ड 5 मीटर फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ दिस बकेट फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो इज 5 मीटर। तो जो हमारा P1 है वो यहाँ पे डिस्टेंस ले रहा है 5 मीटर। क्लियर हो गया? इसके बाद जो नेक्स्ट पोटैटो है उसका डिस्टेंस कितना है? 3 मीटर्स। फिर नेक्स्ट पोटैटो है थर्ड वाला, उसका डिस्टेंस कितना है? 3 मीटर। रिमेंबर कल एक क्वेश्चन किया था ना हमने, तो यहाँ डिस्टेंस कितना है? 3 मीटर। एंड दिस विल कंटिन्यू सो ऑन। लास्ट में कितना आएगा? कौन सा नंबर पोटैटो आएगा? कितने पोटैटोज रखे हुए हैं? पढ़ो। हाउ मेनी पोटैटोज आर देयर? 10 पोटैटोज। यहाँ पे P10। क्लियर हो गया? तो 10 पोटैटोज रखे हुए हैं। अब जो रनर है या जो भी रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है उसका टास्क क्या है? उसको यहां से स्टार्ट करना है। पहले जाना है फर्स्ट पोटैटो तक। फर्स्ट पोटैटो तक जाने के लिए वो कितना भागेगी? 5 मीटर। उसके बाद क्या करना है? वापस आना है। तो वापस भी कितना आएगी? 5 मीटर। तो फर्स्ट पोटैटो तक जाने में और वापस आने में कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? 10। समझ में आ गया? इसके बाद रेस क्या कहती है? गो टू द सेकंड पोटैटो। सेकंड पोटैटो तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? टिल सेकंड पोटैटो 8 मीटर। और यहां से इसको वापस भी आना है, तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ? 8 मीटर। अगेन वापस आने में तो हमारे पास कितना डिस्टेंस हो गया? 16 मीटर। समझ में आ गया? क्वेश्चन में जो वेरिएशंस आती है वो इसी तक आती है कि हाउ मच डिस्टेंस इज रन, हाउ मच डिस्टेंस विल शी रन व्हेन शी गोज टिल फोर्थ पोटैटो। रिटर्न्स नहीं कहा हुआ, फोर्थ पोटैटो तक जाने के लिए उसने कितना डिस्टेंस रन किया होगा। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब थर्ड पोटैटो तक जाने के लिए डिस्टेंस कितना कवर होगा? 8 + 3 कितना हो जाएगा? बोलो जल्दी, कितना होगा? 11 मीटर। वापस आने में 11 मीटर। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना आ गया? 22 मीटर। समझ में आ गया? तो जो ये हमारे नंबर्स हैं डिस्टेंस कवर्ड के, क्या ये एक पैटर्न फॉलो करते हैं? क्या होगा वो पैटर्न? AP, जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है? 10। कॉमन डिफरेंस क्या है? 6। अब क्वेश्चन में उसने कहा है दैट what is the total distance the competitor has to run। total distance लिख लो पहले इसको। the competitor has to run। आपके AP में ये सारे क्वेश्चन अगर आपको लगता है मुश्किल है तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। इस क्वेश्चंस में एक पैटर्न फॉलो होता है, AP बनती है। तो अगर ऐसा कुछ दिया होता है तो हमेशा AP की 3 टर्म्स आपने फाइंड करनी है। समझ में आ गया? टोटल डिस्टेंस द कंपेटिटर हैज टू रन टू कवर दीज 10 पोटैटोज। क्लियर हो गया? तो क्या लिखेंगे हम? सम ऑफ 10 टर्म्स। n कितना हो जाएगा यहाँ पर? 10। फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ n टर्म्स का? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू b। तो 10/2 2 इंटू 10 प्लस 9 इंटू। समझ में आ गया ये हमें? डिफिकल्ट?
कितना आएगा? The distance will be total distance the competitor has to run 370 meters. समझ में आ गया? 370 meters. जो आपके एग्जाम्पलर में क्वेश्चन दिया हुआ है ना, उसमें पता क्या है? ऐसी रेस चल रही है. The basic task is they have 27. There are 27 flags. ये है आपका एक्सरसाइज एग्जाम्पलर का. अगर किसी के पास है लिंक तो वो खोल लो. पेज 57, एक्सरसाइज 5.4, क्वेश्चन नंबर 10, एग्जाम्पलर. लिख लो इसको. मैं क्वेश्चन लिखवा लेती हूँ. देयर आर 27 फ्लैग्स, बाकी सब छोड़कर 27 फ्लैग्स टू बी फिक्स्ड एट इंटरवल्स ऑफ 2 मीटर. पहले मैं क्या करती थी, ये सारे क्वेश्चंस एक्स्ट्रा में करवाती थी. अब मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि जहां पर इसका जैसा क्वेश्चन करवाया है वैसा ही दूसरा क्वेश्चन साथ ही करवा दूं. समझ में आ गया? दोनों में डिफरेंस क्या है पता लग जाता है और पहले की रिवीजन भी हो जाती है. तो इसमें लिखा है देयर आर 27 फ्लैग्स टू बी फिक्स्ड एट इंटरवल्स ऑफ 2 मीटर. द फ्लैग्स आर स्टोर्ड. The flags are placed. So all the flags are placed at the position of middlemost flag. अगर आप स्टैंडर्ड ले रहे हो तो आपको एग्जाम्पलर करनी बहुत जरूरी है. मैथ्स को अगर स्टैंडर्ड में ले रहे हो कि हाँ हमें स्टैंडर्ड करना है, बिकॉज योर सीबीएसई जब भी वो पेपर सिलेबस देता है, जब भी सैंपल पेपर आता है ना, स्टैंडर्ड के नीचे लिखा होता है बुक्स रिकमेंडेड, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और एक लिखा होता है लैब मैनुअल. समझ में आ गया? तो ये सीबीएसई अगर ये रिकमेंड कर रहा है तो इसका मतलब आपको लिखनी है, उसने और कोई रिकमेंड नहीं की हुई. और बाकी सभी बुक्स ने इसको सॉल्व किया हुआ है. आप कोई भी बुक उठा लो, ये सारे क्वेश्चंस लिखा होगा ब्रैकेट में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर. पिक एनी बुक, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बीच बीच में क्वेश्चंस लेकर या प्रॉपर एक फोल्डर बनाकर इसको सॉल्व किया होगा चैप्टर बाय चैप्टर. तो अगर वो सारे सॉल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें करनी बहुत जरूरी है. आई फाइंड दिस हैंडी. तो मुझे ये बुक खरीदनी ठीक लगी. इकट्ठे क्वेश्चंस तो हो जाते हैं सारे. समझ में आ गया? तो आपके लिए 2 कोर्स बुक्स हैं. एक आपकी मैथ्स की बेसिक जो आपकी टेक्स्ट बुक है और ये एग्जाम्पलर है. सारे क्वेश्चंस फिर भी नहीं करने होंगे, इसमें से कुछ कुछ छोड़ देने हैं हमें, लेकिन जो इसमें क्वेश्चन दिए हैं डिफरेंट टाइप्स है. सारी सेम क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे आपको बुक में. ठीक है, चलो. द फ्लैग्स आर प्लेस्ड एट द पोजीशन ऑफ द मिडल मोस्ट फ्लैग. नाउ इट सेज रुचि केप्ट हर बुक्स. जो इसमें जरूरी लाइन है मैं वही आपको बता रही हूँ. रुचि केप्ट हर बुक्स where the flags were placed, where the flags were stored. She could carry only one flag at a time. One flag at a time. She could carry only one flag at a time. अब देखो इसमें 2 पार्ट्स जो दिए हुए हैं ना, वही क्वेश्चन में ट्विस्ट कह दो कि क्वेश्चन चेंज करके कैसे आ सकता है. तो फर्स्ट पार्ट सेज हाउ मच डिस्टेंस. अब आपका क्वेश्चन शुरू होता है हाउ मच डिस्टेंस डिड शी कवर. हाउ मच डिस्टेंस डिड शी कवर in completing this job. Completing this job and return to collect her books. And return to collect her books. और अगर यही कोई कंपटीशन टाइप होता ना तो इसमें कितनी वेरिएशंस हो सकती थी वो अलग चीज थी. In return to collect her books. ठीक है. और इसका सेकंड पार्ट है what is the maximum distance she traveled. What is the B part लिख रही हूँ 27 sorry what is the maximum distance she traveled carrying a flag.
carrying a flag. Maximum distance she traveled carrying a flag. ठीक हो गया? How many flags are there? 27. ठीक है? मिडल मोस्ट फ्लैग कौन सा होगा? 27 फ्लैग्स में कौन सी प्लेस पर आएगा? हाँ 13.5 हो सकता है फ्लैग। 13 होगा या 14 होगा बताओ? 14 होगा। 13 एक साइड 13 27 फ्लैग्स को प्लेस कर रहे हो। मैंने कहा था ना क्वेश्चन डिफरेंट है। इसमें पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था आपको? पहले वाले में स्पेसिफाई किया हुआ था कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग है। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट हमें बताया ही नहीं हुआ। ठीक है, तो उसने कहा है देयर आर 27 फ्लैग्स टू बी प्लेस्ड to be placed in a straight line। तो यहां से F1, F2, F3 so on करके F27 तक हमारे पास आएगा। सभी के सभी फ्लैग्स को हमने मिडल मोस्ट फ्लैग जो है ना उसकी प्लेस पे स्टोर किया हुआ। तो पहले तो मुझे ये निकालना है सारे फ्लैग्स पड़े कहां हुए हैं। तो 27 टर्म्स पे मिडल मोस्ट फ्लैग होता कौन सा है? F1, F2, F3 so on till F27। मिडल मोस्ट कौन सा आएगा? जैसे आपने 13.5 निकाला, आगे जब मीडियन करोगे ना ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब 13 फ्लैग्स एक तरफ आ गए। ऐसे ही एक 14 फ्लैग होगा, एक 15, ये भी 13 टर्म्स हो जाएंगी। 13 इधर 13 इधर, तो सारे फ्लैग्स कहां पड़े हैं? F14 पर। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? F14। लिखो पहले ये तो कि हमें मिडल मोस्ट टर्म जहां दी होती है तो वो मिडल मोस्ट टर्म हम निकालते कैसे हैं? नंबर ऑफ टर्म्स थी 27, आधी इधर आधी इधर, एक सेंटर में। 13 मिडल मोस्ट कैसे होगा 27 में? सबसे सेंटर में कौन बैठा है? 5 बच्चे बैठे हैं, मिडल मोस्ट किसको मांगोगे? 3 को ना। 5/2 कितना होता है? 2.5। 2 इधर हो गए, 2 इधर। ठीक है, 7 ले लो। समझ में आ गया? 9 ले लो। वो अपने आप आपको लॉजिक क्लियर हो जाएगा ना जब आपने 13 पे पहुंचे। 13 हाफ है, 13 14 में डिवाइड हो गया। 13 इधर, 13 फ्रॉम द लास्ट, सेंटर में 14th टर्म। ठीक हो गया? क्लियर है? तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? F14, राइट? फ्लैग्स का डिस्टेंस क्या है? 2 मीटर ईच। और जो कंपेटिटर है जिसको ये काम दिया हुआ है, रूही है ना, हाँ, तो उसने रुचि, तो उसने बुक्स कहाँ रखी है? F14। क्लियर हो गया ना? अब हो क्या रहा है? वो F14 से फ्लैग उठाएगी, F13 वाली प्लेस पे जाएगी, फ्लैग लगा देगी। ठीक है, और फिर F14 पर वापस आएगी। क्लियर हो गया? फ्लैग लगा दिया तो खाली हाथ वापस आ रही है। तो पहला फ्लैग मतलब उसने अगर अपना ये वाला फर्स्ट फ्लैग पे रखाया है F14 से, तो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? डिस्टेंस 2 मीटर्स का है। F14 से स्टार्ट किया टिल F13 और फिर वापस कितना हो गया? 4। दूसरे फ्लैग तक गई, यहां तक लगा दिया, F12 तक गई, तो क्या करेगा? क्या करना है? आप कितना डिस्टेंस कवर किया? 8 मीटर। समझ में आ गया? नेक्स्ट कितना डिस्टेंस कवर किया? 12 मीटर्स। 2 to 6 मीटर जाना, 6 मीटर वापस आना। क्लियर हो गया इतना? अब इसके बाद पहले केस में और इस केस में क्या फर्क है? वहां से वो पोटैटो उठाकर फिर वापस लेके आती है, यहां से फ्लैग लेके जा रही है और फिर वापस आ रही है खाली हाथ। समझ में आ गया? देन अब उसने कहा है कि ये जो डिस्टेंस उसने कवर किया है कब तक कवर करना है? F1 तक। तो 13 से लेकर 1 तक कितनी बार करेगी ये? ऑब्वियसली उसे कितने फ्लैग्स प्लेस करने हैं? 13 फ्लैग्स ऑन दिस साइड। तो ये 13 टाइम्स करेगी, जाएगी, प्लांट करेगी, वापस आएगी, जाएगी, प्लांट करेगी, वापस आएगी।
ठीक हो गया। तो जो ये एपी फॉर्म हो रही है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 13, फर्स्ट टर्म क्या है 4, तो और डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो इसमें S13 निकाल सकते हैं, राइट। टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड जब उसने सारे फ्लैग्स लगाए तो आप S13 लगा सकते हो, है ना। अब इसके बाद एक और चीज साथ है कि जो पैटर्न उसने यहां फॉलो किया वही पैटर्न यहां फॉलो करेगी कि नहीं, है ना। तो वही 13 टर्म्स जो लेफ्ट साइड पे किया वही सेम राइट साइड पे हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 टाइम्स S13। समझ में आ गया। एक साइड जो एपी बन रही है दूसरी साइड भी वही सेम एपी बनेगी, 26 टर्म्स नहीं होगी, नहीं हो सकता। S26 का मतलब है कि आपने डिस्टेंस आगे आगे और बढ़ा दिया। यहां पर 4 हो रहा है, यहां पर भी 4 हो रहा है, यहां पर 8 हो रहा है, दो सेम एपीज को ऐड करना है। समझ में आ गया। वहां पर क्या था डिस्टेंस बढ़ता जा रहा था, अगर वो पोटेटोस 12 होते तब भी हम वही करते, लेकिन यहाँ पे मिडिल मोस्ट में अगर प्लेस है तो जो लेफ्ट साइड है राइट साइड उसकी मिरर इमेज है। कहाँ थे, थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा सा समझ में आ गया। जो लेफ्ट साइड है, आरुष कहाँ है, साइंस क्लास में। आरुष मैम नहीं मानी है हमारा। तुम साइंस क्लास में आ रहे हो। जो लेफ्ट साइड है वही राइट साइड होगा, समझ में आ गया। जो लेफ्ट साइड है वही राइट साइड होगा, तो सेम एपी 2 बार ऐड होगी। जब आप 26 लेते हो तो क्या होगा, देखो S13 क्या आएगा आपका 13 मल्टीपल हो जाएगा 52, फिर आप 56, 50, 60, 64 वो लेना शुरू कर दोगे, वो तो हमें लेना ही नहीं है क्योंकि यहाँ इसके बाद तो फ्लैग्स नहीं प्लेस हो रहे, वही सेम पैटर्न राइट साइड पे आ रहा है, मिरर इमेज बन रही है। क्या हो गया, मैं सच में कह रही हूँ, मैं बाहर निकालूंगी, पेन क्यों नहीं लेके आते हो, साइंस क्लास से आ रहे हो। यस मैम। हाँ तो वहां पढ़कर नहीं आए हो, मैम वैसे बुलाते हैं, मुझे क्या, आप जो मर्जी यूज करो। समझ में आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द ओनली रीजन व्हाई वी टीचर्स या आपको कहते हैं लेट ना हो, क्योंकि आप आकर 5 मिनट खराब करते हो क्लास, मोमेंटम बना होता है वो एकदम से हिल जाता है। चुपचाप से आओ, बैठो, काम करना शुरू करो। S13 निकालना है, चलो। Sn क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो S13 क्या होगा 13/2 2 इंटू 4 प्लस 13-1, कॉमन डिफरेंस इज 4। और इसको हमें डबल करना, टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए आपने इसको सॉल्व किया। समझ में आ गया, तुमने मल्टीप्लाई किया मैंने, ठीक है। 26 and 28। हाँ जी बोलिए। 30। चलो इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करना। लेस देन 3 और मोर देन 4। लेस देन 3 में सिर्फ 2 आएगा, 3 को नॉट इंक्लूड करो। मोर देन 11 में सिर्फ 12 आएगा, 11 को इंक्लूड नहीं करना। 1 and 2 आएगा, 2 and 1 नहीं, 2 and 1 आएगा बस, और वहां पे 6 आएगा। दो ही केसेस हो गए, 2/36। 3 लेस देन कहा होता है और मोर देन कहा होता है, तो लिमिट्स को इंक्लूड नहीं करते। 1 और नहीं, 3 तक लेस चाहिए ना हमें, और मोर देन 11 में 12 सम भी बन सकते। बच्चे हो गया ये सॉल्व। 722 meters, this is the total distance she has covered when she is completing the job। जब उसने सारे फ्लैग्स को फिक्स कर दिया। यही आ रहा है कि नहीं आ रहा, यही आ रहा है। 28 into 26 करना है। 3 बारी कर ली। 28 into 13 कितना आ रहा था 364। हाँ तो 2 करोगे तो 728 आ तो रहा है। हाँ हाँ तो गलत आ गया, कहाँ गलती हुई है,
फिर ये तो चेक करोगे ना। चलो समझ में आ गया हमें। अब हमारा सेकंड पार्ट क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस शी ट्रैवल्ड कैरिंग अ फ्लैग। एक फ्लैग को उठाकर उसने मैक्सिमम डिस्टेंस कितना कवर किया है, तो आपको क्या निकालना है, ये वाला सेकंड प्लेस यहाँ से स्टार्ट किया उसने और कहां तक गई, ऑब्वियसली 27th टर्म नहीं है, यहाँ पर भी आपके 13th फ्लैग ही प्लेस हो रहा है। समझ में आ गया। तो मैक्सिमम डिस्टेंस शी ट्रैवल्ड कैरिंग अ फ्लैग, क्या करोगे, 2 का डिस्टेंस किससे मल्टीप्लाई करोगे, 13 से 26, between 2 and 6 तो 2 नहीं इंक्लूड करना, 6 भी इंक्लूड नहीं करना, 3 4 5 पर। बिटवीन में, मोर देन में, लेस देन में आपकी लिमिट्स कभी भी इंक्लूड नहीं होती। समझ में आ गया, क्लियर हो गया इतना क्वेश्चन ये। सो मैक्सिमम डिस्टेंस शी ट्रैवल्ड कैरिंग अ फ्लैग इज 26 मीटर। अच्छा आप लोगों ने तो पूछा नहीं कभी, कहता कि मैम अगर वो सबसे लास्ट में जाए पहले और फिर वापस आए, पहले सबसे वाला ये वाला फ्लैग प्लेस किया, फिर वो ये प्लेस कर रही है, फिर वो प्लेस कर रही है, तो फर्क पड़ेगा कुछ नहीं। आपकी एपी चाहे डिक्रीजिंग हो जाएगी लेकिन टर्म्स तो वही रहेगी, उन्हीं को ऐड कर रहे हो आप उसमें फर्स्ट टर्म को 26 लेकर या 52 लेकर चलोगे। समझ में आ गया, उसमें इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने अगर ये एक साइड पे ही प्लेस करना होता तब फर्क पड़ता, या तो सारे इधर ही प्लेस होते या सारे इधर प्लेस होते तब फर्क पड़ता। समझ में आ गया इतना, हमें क्लियर है, कोई डाउट्स यहाँ तक। चलो अब आ जाओ एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 1। आपके इसके स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स वो भी रहते हैं, एग्जांपल भी रहते हैं। चलो एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 16 कर लिया था। एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें ना वैसे एक क्वेश्चन आता नहीं है तो मैं करवा दूंगी, कहीं ना कहीं बुक्स में ना दिया होगा, इसमें दिया होगा। हाँ इसका ना सिर्फ एक क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन नंबर 4, जो मैं कहती हूँ नहीं आएगा, बिकॉज बहुत एक्स्ट्रा डिफिकल्ट हो जाता है, स्टैंडर्ड में भी डिफिकल्ट नहीं है, बस ध्यान रखने वाली बात है, चीज को याद रखने वाली बात। छोड़ दो इसको, कुछ नहीं कट गया, वो तुम पढ़ लो, कुछ नहीं कट होना, तुम रहने दो, टाइम पास करो। चलो 5.4 क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। बुक का है तुम्हारी बुक का है, तुम्हारी का है क्यों? Which term of the AP is the first negative term? 121, 117, 113, so on. ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि अगर मुझे थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन डालना है तो ये हो जाएगा। ये एपी चल रही है, इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी वाली होगी, ठीक है। आई हैव टू फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। एपी में अगर नेगेटिव टर्म फर्स्ट वाली या कौन सी टर्म 0 होती है, वही वाला क्वेश्चन है, वैसा ही करना है हमें। एपी है, एपी की हमेशा हम क्या निकालते हैं, फर्स्ट टर्म क्या है। हाँ जी, क्यों नहीं देख रहे हैं, हम उसकी बुक उसको पढ़ा रहे हो, तुम्हारी बुक है ना। कॉमन डिफरेंस क्या है, -3, और जनरल टर्म क्या होती है एपी की, -3 बोला। अच्छा ए एन क्या होगा, जनरल टर्म क्या होती है, a प्लस n माइनस 1। क्लियर हो गया इतना। चलो अब आपको क्या करना है, इसकी जनरल टर्म निकालनी है ना। a n 121 n माइनस 1 इंटू -4, 121 माइनस 4n प्लस 4 क्या आ जाएगा, 125 माइनस 4n। इस एपी की जनरल टर्म प्लेस वाइज 125 माइनस 4n होती है, समझ में आ गया है ना। 125 माइनस 4n इज द जनरल टर्म ऑफ दिस एपी। क्या करना है इस टर्म को हमें, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, इन मैथ्स नेगेटिव को हम किस सिंबल के साथ शो करते हैं, लेस देन 0। नेगेटिव का मतलब है इट विल बी लेस देन 0। समझ में आ गया, मैथ्स के लिए सिंबल कौन सा होता है नेगेटिव का, लेस देन 0, राइट। इक्वेशंस में नेगेटिव को शो करने का सिंबल होता है लेस देन 0। तो मुझे अब क्या करना है, 125 माइनस 4n लेस देन 0 करना है, ठीक हो गया।
अब इसमें ही मुश्किल आती है, क्योंकि आपने इनइक्वेशंस नहीं की हुई, आपको ये सॉल्व करना नहीं आता। तो इसके लिए मैं क्या एडवाइस करती हूँ, आप ये लिखोगे ना, कुछ नहीं करना, 125 जो ये -4n है ना, इसको दूसरी साइड लेकर जाओ। समझ में आ गया? 125 -4n को दूसरी साइड ले जाओ, आपकी इक्वेशन बन जाती, इन इक्वेशन बन जाती है 4n is more than 125, n is more than 125 by 4, 31 आएगा मुझे, n is more than 31.25। काशन यस मैम। क्या कर रहे हो, मैम आप जो आपने लिखा वो लिख रहा था। लिख रहे हो ना? हाँ ठीक है, यस मैम। म्यूट कर लो। हाँ, n is more than 31.25 है ना। अब मैथमेटिकली मतलब क्या है, 125 -4n को नेगेटिव बनाने के लिए n की वैल्यू 31.25 से बड़ी होनी चाहिए। लिखो, टू मेक 125 -4n, क्यों पूछ रहे हो, अपना सॉल्व करो। टू मेक, मुझसे पूछ लो, 125 -4n नेगेटिव, n शुड बी मोर देन 31.25। इसका मतलब ये है, तभी ये लिखवा रही हूँ क्योंकि ये पढ़ना नहीं आएगा, बाद में कहोगे कैसे आया ये। 125 -4n को अगर माइनस में लेके जाना है ना, तो n की वैल्यू जो है वो 31.25 से बड़ी होनी चाहिए। और n मुझे पता है अगर AP की टर्म है तो वो पॉजिटिव इंटीजर होगा। आई कैन नॉट टेक इट -1 -2, 1/2 भी नहीं लिख सकती। तो 31.25 से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, जस्ट बड़ी वैल्यू, तो n इज इक्वल टू 32, बड़ी वैल्यू इंटीजर्स में 32। ठीक है, तो इसका मतलब A32 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। समझ में आ गया? ये इनइक्वेशंस का क्वेश्चन है। इनइक्वेशंस में ध्यान रखने वाली बात जो होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है, ये आपको सच में नहीं है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इस वजह से कह सकते हैं ये क्वेश्चन ना आए आपका। अगर वेरिएबल इस क्वेश्चन में कहां पे था, वेरिएबल कौन सा इस क्वेश्चन में बताओ, इस वाले में एक्सप्रेशन में वेरिएबल कौन सा है, n है ना। n के साथ साइन कौन सा लगा हुआ है, नेगेटिव। तो जब भी वेरिएबल के साथ माइनस का साइन होता है ना, इन इक्वेशन में हमेशा उसे शिफ्ट किया करो। नंबर को शिफ्ट मत करो, कांस्टेंट को शिफ्ट मत करना। जिस वेरिएबल के साथ आपको लीनियर इक्वेशन ही आएगी, अगर आएगी तो इस स्टेज पर, तो जो आपका वेरिएबल है अगर इसमें माइनस साइन है, इसको शिफ्ट करो, कांस्टेंट को शिफ्ट नहीं करना। द रूल सेज, इसका सिंपल सा रूल आपको मैं समझाती हूँ क्या है। 2 और 3 में कौन सा बड़ा है, 3, ऐसे लिखोगे, 2 इज लेस देन 3। आ जाओ, -2 और -3 में कौन सा बड़ा है, समझ में आ गया। विच सेज इफ वी मल्टीप्लाई द इनइक्वेशन बाय अ नेगेटिव नंबर, इनइक्वेशन के दोनों साइड्स पे मैंने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है। आप कहते हो x इज मोर देन y, तो इट विल नॉट मीन -x इज मोर देन -y, इट मीन्स -x इज लेस देन -y। ये रूल इनइक्वेशंस में सिखाते हैं। ICSE में प्रॉपर चैप्टर है, तो उसमें हम ये बहुत प्रैक्टिस करवाते हैं कि उनको याद हो जाता है। आपके लिए सिर्फ देकर एक क्वेश्चन है, समझ में आ गया। तो इनइक्वेशंस में जहां पर भी वेरिएबल का साइन नेगेटिव होगा, आप उसको दूसरी साइड लेकर पॉजिटिव करोगे और फिर उसे सॉल्व करोगे, आंसर कभी गलत नहीं आएगा। समझ में आ गई इतनी चीज? चलो अब आ जाओ इसका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन ऑनवर्ड्स ना, थर्ड और फिफ्थ में तो केस स्टडीज ही बन जाती हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6। सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ टर्म। अच्छा, S3 और इस वाले में S3 निकालेंगे या A3 निकालेंगे? A3 A7। क्यों? क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, सम ऑफ थर्ड टर्म एंड सेवंथ टर्म। और वो क्या होता है, सम ऑफ द 7 टर्म्स।
सम ऑफ 3 टर्म्स। समझ में आ गया? सो A3 प्लस A7 इज इक्वल टू 6 एंड देयर प्रोडक्ट A3 इंटू A7 इज इक्वल टू 8। फर्स्ट टर्म मैंने लिखा A, कॉमन डिफरेंस लिखा D, तो A3 को हम कैसे लिखेंगे? मैम ये A3 और A7 है तो A कॉमन वेरिएबल है तो इनकी पावर्स को पावर्स नहीं है, सबस्क्रिप्ट्स होते हैं, तो सबस्क्रिप्ट्स में कॉमन नहीं निकलता। और ये एक क्यूब नहीं कह रही, ठीक है, वो सुपरस्क्रिप्ट होती है। ऑब्वियसली A3 इज अ सिंबल। A3 ये मैथ्स में कोई सिंबल पढ़ा है? यहाँ पे कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, ये तो समझ में आता है। ये कौन सा नंबर है हमारा, बताओ? ये क्या ऑपरेशन करते हैं इसमें हम? प्लस माइनस क्या होता है? ये कुछ नहीं होता है। हाँ, A3 मीन्स थर्ड टर्म ऑफ द AP, ठीक है, समझ में आ गया? तो A3 को हम AP के सिंबल्स में कैसे लिखते हैं? A3 क्या होती है? हाँ जी, क्या होता है? A प्लस 2D। याद है कि नहीं हमें? दामिर A प्लस 7D क्या होगा? सॉरी A7 क्या होगा? A प्लस 6D। यहां से हमारे पास इक्वेशन आ गई 2A प्लस 8D इज इक्वल टू 6, A प्लस 4D इज इक्वल टू 3। मम्मा के 2 कॉल आ गए तो एब्सेंट डाला तो शायद हाँ जी, करो करो, बताओ, मैं वहां था। सो व्हाट इज A3? यहाँ पर आप पुट करोगे A प्लस 2D और यहाँ पर आएगा A प्लस 6D इज इक्वल टू 8, ठीक है ना? 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स, सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर पता क्या करना है? A की वैल्यू है 3 माइनस 4D, इसको मल्टीप्लाई करने से पहले A की वैल्यू पुट कर दो। इक्वेशन कितना इजी हो जाता है, आपको सिर्फ A की वैल्यू पहले पुट करनी है, मल्टीप्लाई मत करना, पहले A की वैल्यू को पुट कर देना, ठीक है? एलिमिनेशन नहीं, सब्स्टिट्यूशन लगाया। मैं A की वैल्यू निकाल रही हूँ इन टर्म्स ऑफ D एंड पुटिंग इट हियर। समझ में आ गया? ये लीनियर इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूशन कम से कम यूज करते हैं, लेकिन जब क्वाड्रेटिक और लीनियर का मिक्सचर होता है ना, तो वी ऑलवेज यूज सब्स्टिट्यूशन। तो मैंने A की वैल्यू पुट की 3 माइनस 4D प्लस 2D, 3 माइनस 4D प्लस 6D। देखो सॉल्व करना आसान होगा कि नहीं? ये आपकी टर्म क्या हो जाएगी? 3 माइनस 2D, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा? हाँ जी, सॉल्व करना कितना आसान हुआ कि नहीं? मल्टीप्लाई करोगे तब भी सॉल्व होगा, पर वो थोड़ी लंबी कैलकुलेशन आ जाएंगी। हाँ जी, व्हाट इज 3 माइनस 2D? 3 प्लस 2D क्या लग रहा है? क्या कुछ पढ़ा हुआ है? A माइनस बी, A प्लस बी। क्या होता है ये फॉर्मूला? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा उस हिसाब से? 9 माइनस 4D स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब तो सॉल्व कर सकते हो, ये क्वाड्रेटिक है ना? और इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे? 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 4D स्क्वायर। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस मैम। D स्क्वायर इज 1/4, D इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। जब भी स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक पढ़ चुके हो, 2 रूट्स आएंगी आप, ठीक है? और ये क्यों बनती हैं? वाई आई से प्लस माइनस 1/2, क्योंकि यहाँ पर भी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर चलता है। आप लिखते हो D स्क्वायर माइनस 1/4 इक्वल टू 0। तो जो पहले आपने A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर में ये वाला फॉर्मूला लगाया था ना, वो यहाँ बन जाता है D प्लस 1/2। समझ में आ गया? D minus 1/2 equal to 0, and hence you get the two values of D. उसमें क्या है? सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, और D की वैल्यू निकाल ली है तो A की वैल्यू निकालनी होगी, है ना? A की वैल्यू क्या थी? 3 माइनस 4D। D निकाल लिया, समझ में आ गया? अब आपको क्या करना है इसमें? आपने कहना है कि अगर B इज 1/2, इफ D इज माइनस 1/2। A के लिए हमारा एक्सप्रेशन क्या था? 3 माइनस 4। तो A इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू 1/2। 1 A इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर A आ गया 1, D आ गया हाफ, और यहाँ पर A आ गया 5,
d आ गया माइनस, और हमें निकालना क्या है दोनों में, तभी ये क्वेश्चन लंबा है, एपी में चांसेस कम है आने के। पता है यहाँ पे क्या किया जाएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस या फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, यहां तक करके क्वेश्चन छोड़ दे तो हमारा 3 मार्क्स या 2 मार्क्स का आराम से बन जाता। समझ में आ गया? उसने आगे क्या कहा, डी है, ए निकालो, फिर S16 निकालो, और 2 फॉर्मूलाज आप 2 बार कैलकुलेशन करोगे तो हमारे टाइम के हिसाब से 3 मार्क्स में अगर हम डाले तो हम कहेंगे लेंथी पेपर है। समझ में आ गया? पेपर लेंथी कब होता है, जब मैं पूरा का पूरा एज इट इज क्वेश्चन वहां डालू और कहूँ कैलकुलेशंस पूरी एंड तक करके आओ, राइट? तो S16 का फॉर्मूला क्या होगा, बोलो, n/2 2 into a plus n-1 15 into क्या, हाँ तो यहाँ पर भी निकालोगे ना 16, हाँ जी बेटा, दोनों बार ही करना। भी मैंने कहा था 2 बार कैलकुलेशन है, तभी कहते हैं कि पेपर में नहीं आएगा, पेपर में एज इट इज नहीं आएगा। आपको डी निकालना पेपर में आ सकता है, उतना तो सॉल्व कर लोगे, उसके बाद ना दिया जाए। समझ में आ गया? So 8 2 plus I write it as 7.5 because I can see an even number. तो 8 into 9.5 हो गया, तो 4 into 2 into 9.5, 19 4 का कितना होता है, 76. नहीं हुआ, करो सॉल्व। 8 10 minus 7.5, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 8 into 2.5 20 मीटर। समझ में आ गया इतना में? जब 2 होता है तो हमेशा प्लस माइनस करने में एलसीएम की जगह अच्छा है, इसे फ्रैक्शंस में की जगह डेसिमल्स में लीजिए, ताकि व्हाट आई डू। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, ये ना केस स्टडीज में बहुत बार दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, लेडर हैज 25 हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। तो रंग्स क्या है लेडर के, जो उसके स्टेप्स होते हैं, जो लकड़ी वाली वो होती है ना, सीढ़ी बनी होती है, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे यूज होती है, जो स्विंग्स में लगी होती है, अब जो स्लाइडर्स में लगी होती है, स्लाइड्स करते हो ना स्विंग्स जो होती है पार्क में, तो वहां पे ऐसी लैडर नहीं लगी होती है, ऐसे वाली स्टेप्स वाली, वो वाली लैडर की बात है। ठीक हो गया? तो ऐसी एक लैडर है, उसके जो रंग्स है, उसके जो स्टेप्स हैं, वो 25 सेंटीमीटर अपार्ट है, ठीक है, और उसकी जो शेप दी हुई है ना, वो देखो उसने कहा है द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ, तो उसकी शेप ऐसे पैरेलल वाली नहीं है, ऐसे वाली। ठीक हो गया? तो यहाँ पर मैंने अगर फर्स्ट लगाया, यहाँ पर अगर सेकंड लगाया, इनमें आपस में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर। समझ में आ गया इतना हमें? सो ये चलता जा, इन बिटवीन का डिस्टेंस जो है वो कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। आर वी क्लियर? तो इसमें पहले जो तुम्हारा हाफ मीटर है वो बात की बात है ना, मुझे करनी तो दो। ठीक है, अब कुछ टॉप में यहाँ पर आकर कितने रंग्स लगे हैं मुझे नहीं पता, कितने स्टेप्स है हमें नहीं पता, है ना, तो उसने कहा ये टॉप मोस्ट है आपका, यहां से लेकर और टॉप मोस्ट तक, यहां तक जो स्टेप्स में जो रंग्स में डिस्टेंस है दैट इज 2.5 मीटर्स। बॉटम टू टॉप मोस्ट रंग डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो है 2.5 मीटर अपार्ट, राइट? व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स? तो जो ये अंदर के आप बना रहे हो ना रंग्स, इसमें कितनी वुड चाहिए? क्लियर हो गया? पहली चीज दी हुई है हमें, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक का टोटल डिस्टेंस पता है, आपस में कितना हाइट दी हुई है लेडर की वो पता है, ठीक है। सेकंड है द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम, इसकी लेंथ आपको दी हुई है 45 सेंटीमीटर,
और यहाँ पर लेंथ दी हुई है 25 सेंटीमीटर। यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा है तो मतलब एपी फॉर्म हो रही है, जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है 45 सेंटीमीटर और लास्ट टर्म क्या है 25 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? अब अगर मुझे पता लग जाए हाउ मेनी रंग्स आर देयर, कितने स्टेप्स हैं उस पौड़ी में, उस सीढ़ी में, तो हमारे लिए आसान है निकालना। आप इसमें यहाँ पर तो दिया, कैलकुलेट कैसे करोगे? ठीक है। दूसरी चीज है, आपको इसमें सम निकालना है कि क्या निकालना है? टोटल लेंथ। इसमें कितनी लेंथ चाहिए होगी 45, इसमें कितनी चाहिए होगी 45 माइनस डिक्रीज कितने से कर रहा है, डिफरेंस हमें नहीं पता, ठीक है, कुछ एक कॉमन डिफरेंस। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ गई 45 माइनस डी। इसके बाद क्या आएगी 45 माइनस 2d। इसके बाद क्या आएगी 45 माइनस 3d। ये कब तक चलेगा? जब तक हम 25 पर नहीं पहुंच जाएंगे। समझ में आ गया? राइट। तो अब मुझे बताओ, आपको अगर टोटल वुड चाहिए, व्हाट इज द टोटल वुड रिक्वायर्ड टू, टोटल वुड रिक्वायर्ड, तो आप क्या निकालोगे? सम निकालोगे या कोई टर्म निकालोगे? सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ दिस एपी। समझ में आ गया? तो इस एपी की मेरे पास फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है। अगर मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स आ जाए तो आई कैन फाइंड द सम ऑफ एपी। सम ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 a + n। अब बस इसी लॉजिक के साथ मुझे निकालना है इसमें रंग्स कितने यूज हुए हैं। टोटल हाइट क्या है? ठीक है, टोटल हाइट इज 2.5 मीटर। कैन आई राइट इट एज 250 सेंटीमीटर? है ना? डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव रंग्स कितना है? 25 सेंटीमीटर। अब अगर इसको मैन्युअली करें, ये फर्स्ट रंग था, हाँ फॉर्मूला a+n, यहाँ 25 सेंटीमीटर, फिर 25, फिर 25, और कब तक ऐड करते रहेंगे जब तक हमारे पास डिस्टेंस क्या नहीं आता 250। तो आपका इन बिटवीन का डिस्टेंस दिया हुआ है 250। अगर नंबर ऑफ स्टेप्स निकालने हैं तो क्या हम उसमें +1 करेंगे? समझ में आ गया? मैंने कहा था मैंने, ये आपका फर्स्ट है। इसके बाद जो सेकंड टर्म आएगी इसमें डिस्टेंस कितना है 25। थर्ड टर्म में 25, यहां तक डिस्टेंस कितना हो गया 50। चलो ऐसे कर, हमारा स्टेप 1 था, स्टेप 2 पर 25 सेंटीमीटर, स्टेप 3 तक 50 सेंटीमीटर, स्टेप 4 तक 75, स्टेप 5 तक 100। ठीक हो गया? स्टेप 6 तक 125, स्टेप 7 तक 150, स्टेप 8 तक 175, स्टेप 9 तक 200, स्टेप 10 तक 225, है ना? और स्टेप 11 तक कितने रंग्स हो गए? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप इन बिटवीन का डिस्टेंस काउंट कर रहे हो। इफ यू सी हियर, आपने यहां तक का डिस्टेंस दिया होगा, आपको ना यहां से लेकर इन बिटवीन तक का डिस्टेंस दिया होगा। जब लेकिन हम स्टेप्स में काउंट करेंगे तो हम फर्स्ट स्टेप भी इंक्लूड करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ रंग्स हमारे पास क्या आ जाएंगे 250/25 + 1, तो हमारे पास हो जाएंगे 11 रंग्स। बस इसमें यही एक चीज है जो इस क्वेश्चन को मुश्किल बनाती है। बाकी तो आपको इसमें S11 निकालना है। 11/2 फर्स्ट टर्म है, 45 लास्ट टर्म है 25। ये काम करना है। सिर्फ इसमें नंबर ऑफ रंग्स निकालने में मुश्किल आती है, बाकी सारा क्वेश्चन आपका बहुत इजी है। आपको फर्स्ट टर्म दी हुई है, आपको लास्ट टर्म दी, आपको कॉमन डिफरेंस निकालने को नहीं कहा है कि व्हाट इज द यूनिफॉर्म लेंथ बाय व्हिच इट इज डिक्रीजिंग, वो नहीं हमें कहा हुआ।
है ना। हमें कहा है फाइंड द सम ऑफ द टोटल वुड रिक्वायर्ड, फाइंड द टोटल वुड रिक्वायर्ड। तो मुझे सम निकालना है सभी रंग्स को प्लेस करके। तो मैं क्या करूंगी, ये एपी बन जाएगी। एपी में फर्स्ट टर्म है 45, लास्ट टर्म है 25, नंबर ऑफ रंग्स जो है वो है 11। कितना आ जाएगा आंसर ये? हाँ, 35 into 11 कितना हो गया? 385 सेंटीमीटर मीटर सेंटीमीटर। 3.85 मीटर वुड चाहिए होगी। हो गया इतना सॉल्व? क्वेश्चन 4 से पहले क्वेश्चन नंबर 5 करो। क्वेश्चन 4 में कैलकुलेशन ज्यादा है, बाकी भूल जाओ। पढ़ो एक बार क्वेश्चन को। लिख लिया सबने ये? क्वेश्चन नंबर 5 तक पेपर्स में आ जाता है एंड इट इज बेस्ड ऑन द फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया वॉल्यूम। इंसुलेशन की हुई है ना हमने। अच्छा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? ठीक है ना, इसमें यही फॉर्मूला यूज होगा, LVH। अब ये कैसे यूज हो रहा है, मतलब अगर मुझे कंबाइंड एक केस स्टडी देनी होगी तो ये हो जाएगी। इस सरफेस एरिया में भी आती है, एपी में भी आती है। इसमें है एक स्टेयरकेस बना है, ठीक है। स्टेयरकेस में पहला जो स्टेप है, सी सॉलिड वाला कंक्रीट वाला बना है, कुछ इस तरह से होगा। फर्स्ट स्टेप हमारा ये, क्लियर हो गया? दिस इज माय फर्स्ट स्टेप, राइट। इसमें लिखा है अ स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेस ऑफ 7 स्टेप्स ईच ऑफ विच इज 50 मीटर लॉन्ग। अगर प्लेग्राउंड में होता है तो ये 50 मीटर इसकी लेंथ है, और एंड बिल्ट ऑफ सॉलिड कंक्रीट। तो इसके अंदर सॉलिड है, खाली लकड़ी वाला स्टेयरकेस होता है वैसा नहीं है। समझ में आ गया? अब इसके बाद उसने किया है ईच स्टेप हैज अ राइज ऑफ 1/4 मीटर। राइज क्या हुआ? उसकी हाइट। एज द नेम सजेस्ट, राइज है मतलब ये जो हमारी हाइट है, ये ग्राउंड लेवल हो गया। यहां से अगर आपको यहां पर स्टेप करना है तो आपकी हाइट होगी 1/4 मीटर स्टेप की। समझ में आ गया? सो दिस हाइट इज 1/4 मीटर एंड अ ट्रीड मतलब आपने कितना स्टेप रखने के लिए आपको जगह दी हुई है, ये है 1/2 मीटर। समझ में आ गया इतना? अब इस फर्स्ट स्टेप को देखो, क्यूबॉइड की शेप है, सॉलिड कह दिया तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड? 50 मीटर। व्हाट इज द ब्रेड्थ? व्हाट इज द हाइट? समझ में आ गया? आपका फर्स्ट क्यूबॉइड जो फर्स्ट स्टेप है, लिखो स्टेप 1 का एक क्यूबॉइड की शेप में लेंथ इज 50 मीटर, ब्रेड्थ इज 1/2 मीटर, हाइट इज 1/4 मीटर। इतना क्लियर हो गया है ना? अब अगर स्टेप 2 बनेगा, उसने पिक्चर भी शो की है, तो आप इसके ऊपर ऐसे लेकर जाओगे, ठीक है, ऐसा होगा। थोड़ा सा आगे जाएगा ना, कंसेक्टिव मतलब इकट्ठे साथ साथ, मंडे ट्यूसडे वेंसडे सो। अब ये सेकंड स्टेप है ना? अच्छा, सेकंड स्टेप और फर्स्ट स्टेप, बिकॉज ऑब्वियसली ये एक 2D डायग्राम है, 3D में शो करना है। यहाँ की साइड तो मुझे ओरिएंटेशन चेंज करनी पड़ेगी इसकी, ठीक है। तो अगर ये सेकंड स्टेप है, इसकी भी लेंथ जो हमारी ये वाली है उतनी होगी। हाइट चेंज होगी, लेंथ की बात बताओ। सेम रहेगी ना? सेकेंड स्टेप की लेंथ कितनी होगी? 50 मीटर। ब्रेड्थ कितनी होगी? 1/2 मीटर। ट्रीड उतना ही रहेगा। अब हाइट देखो, ये 1/4 था, फिर से 1/4 दे दी, हाइट कितनी हो जाएगी? 1/4 प्लस 1/4 दैट इज इक्वल टू 1/2 मीटर। क्लियर हो गया इतना? लेकिन वो
ब्रेड नहीं हो रही साहब। कैसे बढ़ जाएगी? स्टेप्स में ब्रेड बढ़ती है, बताओ मैम लेकिन अगर पूरा दोनों को मिला के बेटा। यहाँ तक तो आप कर चुके हो। अब आपने क्या किया, अब आपने नेक्स्ट स्टेप बनाया, ठीक है। तो जब नेक्स्ट स्टेप बनाओगे तो आप ये वाला बॉक्स फिल कर रहे हो और साथ में ये जगह फिल कर रहे हो, है ना। आपने ये जगह रख दी। अब आप नेक्स्ट क्या कर रहे हो, एक नेक्स्ट वाला ऐसा वाला लेके आ रहे हो। इसके बाद क्या करोगे नेक्स्ट, अगर मैं 3D में आपको नहीं शो करके 2D में शो करती हूँ। तुमने स्टेप बनाना है, तुमने पहले ये रखा, ये स्टेप बन गया। इक्वल हाइट पर इससे बड़ा रख दिया पूरा इसका। फिर नेक्स्ट लेकर आओगे तो आपने इसके बाद एक और रख दिया। समझ में आ गया? जैसे अगर इफ आई टेक दीज टू, हाँ ये और ये, अब बताओ वही सेम लेंथ और सेम विड्थ का आपने ऊपर रख दिया। तो इतना तो कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, इसके ऊपर आ जाएगा। अब मैं आपको ब्लॉक्स पे कैसे समझा रही हूँ कि पहले आपने ये ब्लॉक रखा, उसके बाद आपने डबल हाइट का वही सेम ब्लॉक रख दिया, फिर उसके बाद में ट्रिपल हाइट का सेम ब्लॉक रख दिया। समझ में आ गया? तो हमारी सेकंड वाले स्टेप की हाइट क्या हो जाएगी, 1/2 मीटर। ब्रेड्थ और लेंथ दोनों की सेम रहेगी सबकी। ऐसे ही स्टेप 3 में क्या हो जाएगा, स्टेप 3 में व्हाट इज द लेंथ 50, व्हाट इज ब्रेड्थ हाफ, व्हाट इज हाइट 1/4 इंटू 3 टाइम्स करेंगे इसको ऐड 3/4। और उसने कहा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द स्टेयरकेस, टोटल वॉल्यूम। तो जो हमने टर्म्स लिखी है टोटल वॉल्यूम, वैसे फर्स्ट स्टेप में वॉल्यूम कितना आएगा, वॉल्यूम फॉर द फर्स्ट स्टेप 50 इंटू हाफ इंटू 1/4, मल्टीप्लाई मत करना पहली बार। सेकेंड वॉल्यूम सेकेंड स्टेप का कितना होगा 50 इंटू हाफ इंटू 1/2। फिर थर्ड स्टेप में वॉल्यूम कितना होगा 50 इंटू हाफ इंटू 3/4। इस 1/2 को भी मैं क्या लिख लेती हूँ 2/4। समझ में आ गया? दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ, दिस इज हाइट। लेंथ ब्रेड्थ हाइट विजुलाइज करना आसान हो जाता है, कैलकुलेशंस आसान हो जाती है, और ये सो ऑन चलता जाएगा। समझ में आ गया? अब मुझे क्या करना है, इन सबको ऐड, है ना। कितने स्टेप्स है इसमें मुझे दिए हुए 15। तो मुझे सम ऑफ 15 टर्म्स निकालने हैं, है ना। क्या एपी फॉर्म होगी, ठीक है। तो एपी फॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, मेरे को 50 और 1/2, 50 1/2, 50 1/2 सब में कॉमन है, तो मैं ओवरऑल कॉमन निकाल लेती हूँ। 50/2 मैंने कॉमन निकाल लिया, क्या बन जाएगा 1/4, 2/4, 3/4, सो ऑन। क्लियर हो गया? अब दिख रहा है एपी बन रही है, एपी बन रही है ना। तो इस एपी में फर्स्ट टर्म हमारी क्या होगी 1/4, कॉमन डिफरेंस भी क्या होगा 1/4, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 15। इसको अगर और इजी करना है तो 1/4 भी कॉमन ले लो। समझ में आ गया इतना? एपी का सम तो निकाल लोगे, यू हैव द फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म्स। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा कैलकुलेशंस में और इजी करूं ना, तो मैं इस 1/4 को भी कॉमन ले लेती हूँ। अंदर क्या रह जाएगा 1, 2, 3 और लास्ट की टर्म क्या होगी, ये क्या फॉर्मूला बन जाता है, सम ऑफ n टर्म्स n इंटू n+1/2। क्लियर हो गया इतना? अगर तो वो यूज कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर S15 निकाला 15/2, 2 इंटू 1/4, 15 - 1 इंटू 1/4। समझ में आ गया इतना? ठीक है। इन क्वेश्चंस में अगर ये बनकर आता है तो केस स्टडी में आता है। नाउ वी आर नॉट वेरी श्योर हाउ दिस केस स्टडी विल कम, बिकॉज एक सैंपल पेपर सीबीएसई जुलाई मिड तक रिलीज करना चाहिए उसको, या जुलाई एंड तक वो रिलीज कर देगा एक सैंपल पेपर, फॉर्मेट ऑफ द पेपर जो आपको आना चाहिए, तो उसके बेसिस पर रिविजन हो जाएगी। लास्ट टाइम तो टर्म 1 टर्म 2 हो गई थी, इसलिए थोड़ा जल्दी रिलीज किया था। इस बार देखो फिर सितंबर तो रिलीज होना ही चाहिए। n into n+1/2, ठीक है। तभी आपको वो फॉर्मूला सिखाया था कि समटाइम्स इट बिकम्स वेरी इजी इन योर कैलकुलेशंस। 5/2 इंटू 1/4, हाँ जी, इंटू 15 इंटू 16/2। रियो आप रियो कर लो, उसको करो थोड़ा सा अपने पूछा। फुटबॉल
50 into 15, answer will be 750 cubic meter. समझ में आ गया? वॉल्यूम चाहिए, इट विल बी 750 cubic meter. जाओ, बाकी कल करेंगे. आपका फ्राइडे को